अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान और हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी, और हमारा सफ़र इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहेगा। आपको पता है इस रुए ज़मीन पर बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं और उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हमारा आज का चैप्टर भी है बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम मुख्तलिफ़ जानदारों की इक़साम के बारे में जानेंगे और इनकी क्लासिफ़िकेशन कैसे की जाती है, क्या फ़िनोमिना है, किसके थ्रू इन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ measured by considering the number of different kinds of organism and the variation within each kind। इसका मतलब ये है कि हम एक एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के नंबर्स को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर तोता, चिड़िया, गाय, बिल्ली, भैंस, ये सब बायोडाइवर्सिटी है जो एक इलाके में पाई जाती है। फिर एक तरह के जानदारों में उनकी डिफरेंट वैरायटी भी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। लाइक अगर आप बात करें किसी मैदानी इलाके की तो वहाँ पर चिड़िया पाई जाती है, स्पैरो। अब स्पैरो कितनी किस्म की चिड़ियाँ उस इलाके में पाई जाती हैं, कितनी किस्म की स्पैरोज पाई जाती हैं, कितनी किस्म के डॉग्स पाए जाते हैं उस इलाके में, इसको भी बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। मीन्स एक इलाके में या पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। इसमें इंसेक्ट हैं, इसमें ट्रीज़ हैं, इसमें उड़ने वाले परिंदे हैं, पानी में रहने वाले जानदार हैं, बैक्टीरिया हैं, कोई भी जानदार, वो पौधे भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकती है, फंजाई भी हो सकती है, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अभी तक बायोलॉजिस्ट जो हैं वो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड एंड क्लासीफाइड कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स के डिफरेंट ग्रुपों में उन्हें तकसीम कर चुके हैं। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। बट बायोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ज़मीन पर इससे कहीं ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं जितने हम जानते हैं। मीन्स बहुत से ऐसे हैं जिनको भी डिस्कवर करना बाकी है, जिनकी क्लासिफिकेशन करना बाकी है। क्लासिफिकेशन तो ऑब्वियसली बाद में आती है, सबसे पहले है डिस्कवरी। रोज़ कोई ना कोई नया जानदार डिस्कवर हो रहा है और बहुत से जानदार ऐसे हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी है, समुंदर इतने बड़े हैं, बहुत से जानदार ऐसे हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं हैं कि वो भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। किसी इलाके में कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होता है, लाइक क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल टाइप, लाइक उधर का मौसम कैसा है। सर्द इलाकों में ऐसे जानदार पाए जाएंगे जो कि ठंडी जगह पर सर्वाइव कर सकें। गर्म इलाकों में ऐसे जानदार पाए जाएंगे जो कि हॉट समर्स को वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। सॉइल टाइप क्या है वहाँ की, पथरीली ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, मैदानी इलाका है या कि डेज़र्ट है। अब आप देखें कि आप कभी घर से बाहर निकले, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी कहा था, आपको हाथी नहीं नज़र आएगा, जबकि हाथी आपको अफ्रीका के जंगलात में नज़र आएगा। इसी तरह शेर जो लाइन है वो सवाना एरियाज़ में पाया जाता है। सवाना मीन्स कि जहाँ पर घास वगैरह पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह जो लेपर्ड है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में भी लेपर्ड पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। इसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में वहाँ के जानदार पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कैमल, ऊँट। रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं उसे, रेगिस्तान का बादशाह है। क्यों? क्योंकि वो पानी के बगैर बहुत अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह प्लांट्स भी सर्द इलाकों में सर्द इलाकों के प्लांट्स पाए जाते हैं, रेगिस्तान में रेगिस्तानी प्लांट्स पाए जाते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में डिफरेंट किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे रीजन्स जहाँ जो ज़्यादातर गर्म और ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ पे जंगलात भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हमेशा ज़्यादा होती है पोलर रीजन की निस्बत। पोलर रीजन्स जहाँ पर हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है, लाइक एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक रीजन्स, इनको पोलर रीजन कहते हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन से बहुत कम होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी इंसानों, ना सिर्फ इंसानों बल्कि ज़मीन के लिए और बहुत से जानदारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशली इंसानों को बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं। तो आइए हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट इज़ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें बहुत से इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मिलती है। ये हमारे बहुत काम आती है और बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है बायोडाइवर्सिटी, लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। आपने सुना होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें 78% नाइट्रोजन है, जबकि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% ऑक्सीजन है। अब ये जो इनकी परसेंटेज है ये कांस्टेंट है, ये बदलती नहीं है। ये किसकी वजह से? बायोडाइवर्सिटी की वजह से। कैसे? कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, रेस्पिरेशन से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पौधे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसको बदल देते हैं ऑक्सीजन में। इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल है, जिससे हवा की नाइट्रोजन ज़मीन में और ज़मीन से हवा में जाती रहती है और इस तरह नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी सेम रहती है। सेकंड इज़ क्लाइमेट रेगुलेशन। अब हमारे प्लांट्स और हमारी एल्गीज जो हैं ये क्लाइमेट चेंज में या क्लाइमेट को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स काटते जा रहे हैं, जंगलात की कटाई करते जा रहे हैं, न्यू प्लांटेशन हम नहीं कर रहे, जंगल नहीं उगा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से ये हो रहा है क्लाइमेट में तब्दीली आ रही है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में जाती है, प्लांट्स और एल्गीज उसको यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में उसका इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा में कम कर देते हैं और मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट रेगुलेट करता है, हमारा क्लाइमेट एक जैसा रहता है, खूबसूरत रहता है। अगर हम पोल्यूशन कम कर दें तो ऑब्वियसली गर्मी में ऑब्वियसली कमी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, लाइक फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, मेडिसिन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल्स, फ्यूल्स। आप देखें हमारा बहुत सी खुराक जो है हमारी फसलों से आती है, तो फसलों में भी वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वाइड वैरायटी है। गंदम अलग है, चावल अलग है, कपास अलग है, उसके अलावा छल्ली अलग है, शकरकंदी अलग है, आलू अलग है। ये सब हमारे फूड प्रोवाइड करती हैं। जानवर पौधे खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के उनका फूड है। तो बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है। डिफरेंट जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे मेडिसन बनती है। मेडिसन के अलावा बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी से घर बने हुए हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ, वहाँ पर ज़्यादातर वुड कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। फ्यूल फ्राहम करती है। जिन जगहों पर गैस नहीं है वहाँ पर लकड़ी को जलाकर गर्मी पैदा की जाती है, खुराक के लिए लकड़ी जलाई जाती है। लास्ट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी फ्राहम करती है, जैसे कि ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी। जंगली पौधों से बहुत सी अद्वियात बनती हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है। कहीं पर डियर्स पाई जाती हैं, हिरनें, कहीं पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, कहीं पर बियर पाया जाता है यानी कि रीछ, और बहुत खूबसूरत परिंदे पाए जाते हैं जिनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। बटरफ्लाइज़ हैं डिफरेंट किस्म की। इसी तरह एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी का बहुत काम है। आप एग्रीकल्चर में देखें, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी की बदौलत हैं। इस तरह बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़मीन को, प्लेनेट अर्थ को और ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को उजागर करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड 22 ऑफ मई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। के 22 मई का दिन जो है वो डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने एज ए बायोडाइवर्सिटी डे, और इसको हम मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए।
आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो है क्लासिफ़िकेशन, जिसमें आपको क्लासिफ़िकेशन के बारे में, उसकी तारीख़ और कैसे क्लासिफ़िकेशन की जाती है ये बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।